5 बज चुके हैं और रोज की तरह श्वेता और आनंद ये खास बुलेटिन लेकर हाजिर है, जिसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर उस खबर को हम शामिल करें जिससे है आपका सीधा सरोकार, या किसी वजह से कोई जरूरी खबर अगर आपसे छूट गई हो दिन भर की तो वो इस बुलेटिन में आपको जरूर मिलेगी। आनंद, तो चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर बताते हैं दिल्ली से जुड़ी हुई, जहां मेयर का चुनाव आखिरकार संपन्न हुआ। दिल्ली को नया मेयर और डिप्टी मेयर मिल गए हैं। दोनों ही पद आम आदमी पार्टी की झोली में गए हैं। मेयर चुनाव में शैली ओबरॉय और डिप्टी मेयर के चुनाव में आले मोहम्मद इकबाल को जीत मिली है। मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबरॉय को 150 वोट मिले, जबकि बीजेपी की रेखा गुप्ता को 116 वोट हासिल हुए। मेयर चुने जाने के बाद सदन में शैली ओबरॉय को बधाई देने के साथ ही फूलमाला से स्वागत का सिलसिला शुरू हो गया। आपको बता दें कि चुनाव में 10 मनोनीत सांसदों, 14 मनोनीत विधायकों और 250 में से 241 निर्वाचित पार्षदों ने मतदान किया। बता दें कि हंगामे के चलते इससे पहले 3 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था, जिसके चलते मेयर का चुनाव नहीं हो पाया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार चुनाव हुआ, जिसमें कि मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली है। शैली ओबरॉय को 150, जबकि रेखा गुप्ता जो कि बीजेपी की तरफ से मैदान में थी, उन्हें कम वोट मिले हैं और मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही पद आम आदमी पार्टी के झोली में गए। कल से ही हमारी जो कार्रवाई है नगर निगम की, उसकी शुरुआत होगी और कल से ही हमारे जितने पार्षद जो पहले से ही अपने वार्ड में काम कर रहे थे, कल ऑफिशियल तरीके से पूरी दिल्ली में काम शुरू हो जाएगा और साथ ही कूड़े के पहाड़ों की इंस्पेक्शन भी अगले 3 दिनों में हम लोग करेंगे। बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। आइए आपको बताते हैं कि योगी सरकार के वो बड़े ऐलान क्या क्या हैं। बजट में 32,000 करोड़ की नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की नई परियोजनाओं के लिए 236 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए 1306 करोड़ रुपए की व्यवस्था होगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर के लिए 550 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कानपुर मेट्रो के लिए 585 करोड़ और आगरा मेट्रो के लिए 465 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें वाराणसी, गोरखपुर और अन्य शहरों में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट में रनवेज की संख्या 2 से बढ़ाकर 5 करने का प्रस्ताव है। महाकुंभ मेला 2025 के लिए 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। राज्य में 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 2,491 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कई मंडलों में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, विंध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम और अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण होगा। रोडवेज बस दुर्घटना में यात्री की मौत पर परिजनों को अब 7.5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। रुख करते हैं अगली खबर का। हिंदुस्तान अंतरिक्ष में अपनी कामयाबी का नया मुकाम हासिल करने को तैयार है। इसरो इसी साल गगनयान मिशन से जुड़े 2 शुरुआती लॉन्च को पूरा करेगा। सब कुछ तय मानकों पर खरा उतरा तो अगले साल भारत अपने दम पर एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष की सैर कराने के लिए तैयार हो जाएगा। इस साल जून के बाद इसरो गगनयान से जुड़े 2 शुरुआती मिशन लॉन्च करेगा। इन दोनों मिशनों में कोई एस्ट्रोनॉट शामिल नहीं होगा। पहले मिशन में इसरो का अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष के चक्कर लगाकर लौटेगा, तो वहीं दूसरे मिशन में व्योममित्र नाम की एक फीमेल रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। आपको बता दें इस साल लॉन्च होने वाले दोनों मिशन की कामयाबी से ही गगनयान में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा उड़ान की राह निकलेगी। ये दोनों मिशन सभी कसौटियों पर खरे उतरे तो अगले साल इसरो भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल के अंत तक इसरो ये ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लेगा। तो इस साल 2 शुरुआती मिशन लॉन्च होंगे और अगले साल अंतरिक्ष हमारे एस्ट्रोनॉट्स जा पाएंगे। कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि
इस वर्ष के दूसरे हिस्से में शायद 2 इनिशियल हमारी मिशंस जाएंगी। एक तो पूरी तरह से बिना मानव के, दूसरा एक रोबो लेके जाएगा जिसका नाम वायोमित्र है, एक फीमेल रोबो। और ये इसलिए है कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जिस तरह से एक मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा उसी प्रकार वो वापस भी सुरक्षित लौट सके। तो ये 2 मिशन उस सारी प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। और गुड न्यूज ये है कि अब सेना दुश्मन के ठिकानों पर और तीव्रता से हमला करने में सक्षम होगी। जी हां, क्योंकि सरकार की मंजूरी मिलने पर ब्रह्मोस एरोस्पेस 8 साल में ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वर्जन तैयार कर सकता है। सुरक्षा बलों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों और बमों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। रूस यूक्रेन युद्ध में ऐसे हथियारों की सफलता को देखकर इसकी जरूरत और अधिक महसूस की जा रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के अधिकारियों की माने तो हाइपरसोनिक मिसाइल पर सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इसे विकसित करने में सिर्फ 8 साल लगेंगे। मिसाइल पहले से ही करीब 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मारक क्षमता उसकी रखती है। इसका हाइपरसोनिक संस्करण दुश्मन के शिविरों का और भी तेज गति से विनाश करने में सक्षम होगा। रुख करते अगली खबर का। असम के जोरहाट में 2 दिवसीय कार्यक्रम के साथ खत्म हुआ पूर्वी कमान अलंकरण समारोह। भारतीय सेना ने उत्तर पूर्व क्षेत्र और पूरे देश में शांति के लिए अहम योगदान दिया। मातृभूमि की रक्षा में शौर्य और पराक्रम का परिचय देने वाले वीरों का कार्यक्रम में सम्मान भी किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी कमान ने जोरहाट के सुखफा समन्वय क्षेत्र में पूर्वी कमान अलंकरण समारोह के दौरान वीरता और विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किए। आपको बता दें कि इस साल 12 अधिकारी, 1 जूनियर कमीशन्ड अधिकारी और 12 अन्य रैंकों को 1 युद्ध सेवा पदक, 19 सेना पदक और 5 विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। 2 दिवसीय अलंकरण समारोह के तहत जोरहाट स्टेडियम में अपनी सेना को जाने उपकरण प्रदर्शन मेला भी आयोजित किया गया। तो 2 दिवस का ये कार्यक्रम था, 2 दिनों का, जिसमें ये विशिष्ट पुरस्कार दिए गए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि रेलवे को आम लोगों की लाइफलाइन कहा जाता है। अब रेल की केयर करने वाला रेल मंत्रालय भी आम होने जा रहा है, क्योंकि यहां से धीरे धीरे वीआईपी कल्चर खत्म होता जा रहा है। इसी के तहत रेलवे अधिकारियों के कमरों में टेबल पर घंटी नहीं दिखेगी। अभी यह फैसला मंत्री सेल में लागू हुआ है, मगर जल्द यही फैसला रेलवे बोर्ड में भी लागू हो जाएगा, जिसके बाद वहां भी अधिकारियों के कमरों से घंटियां हटा दी जाएंगी। इतना ही नहीं, रेल मंत्री के कमरे में तो यह व्यवस्था लागू भी कर दी गई है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने कमरे से घंटी को हटवा दिया है। इसी तरह मंत्री सेल में मौजूद सभी अधिकारियों के कमरों से भी बेल को हटा दिया गया है। यानी अब अधिकारियों को अगर किसी को बुलाना होगा तो उन्हें उठकर जाना होगा। बिजी होने पर अधिकारियों को फोन का सहारा लेना होगा। मतलब अब हर काम करने के लिए उन्हें खुद सीट से उठना होगा। खबर वाराणसी से G20 की होने वाली बैठकों को लेकर भव्य तैयारियां हो रही हैं। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए शहर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की सोच काशी की धरती पर उतारी जा रही है। अलग अलग थीम पर चित्रकारी की जा रही है। देश की महान विभूतियों की तस्वीरें दीवारों पर उकेरी जा रही हैं। चित्रकारी के जरिए काशी की परंपरा और संस्कृति को कलाकार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि BHU विद्यापीठ के छात्र पूरी तन्मयता से दीवारों पर चित्र उकेरने में जुटे हुए हैं। अलग अलग क्लस्टर के लिए अलग अलग थीम रखी गई है, जैसे भोजवीर से लेकर कचहरी तक सनातन परंपरा को दिखाया जा रहा है। वाराणसी में अप्रैल में G20 की बैठक का आयोजन होगा और इसके लिए पूरे शहर को सजाने संवारने का काम तेजी से चल रहा है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं मुंबई की हिजाबी बीस्ट से। जी हां, 22 साल की हलीमा मुमीन नाम की ये युवती अपनी मेहनत के दम पर महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। हिजाब पहनकर ही हलीमा घंटों पसीना बहाती है। एक्सरसाइज करने से लेकर जिम तक हिजाब पहनकर वो करती हैं। हलीमा मार्शल आर्ट्स में भी पारंगत हैं और इसमें कई मेडल्स भी जीत चुकी हैं। कई स्टेट और नेशनल लेवल प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हलीमा पावर लिफ्टिंग में भी खुद को आजमा रही हैं। 22 साल की हलीमा उन लड़कियों के लिए मिसाल बन गई हैं जो समाज की दकियानूसी और परिवार की बंदिशों का हवाला देकर आगे नहीं बढ़ पाती। हलीमा हिजाब के साथ ही फिटनेस और खेल में आगे बढ़ी
और इसी हिजाब के साथ इन्होंने अपनी नई पहचान बनाई। यही वजह है कि लोग अब इन्हें हिजाबी बीस्ट के नाम से ज्यादा पहचानने लगे हैं। कुछ अलग कर गुजरने की चाहत हो तो उम्र रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती। हरियाणा से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। पिछले दिनों कुरुक्षेत्र में नेशनल मास्टर एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें 86 साल के धर्मचंद ने 3 मेडल जीतकर न सिर्फ करनाल का बल्कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि नेशनल मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में देश के 22 राज्यों के खिलाड़ी पहुंचे थे। इस चैंपियनशिप में खास बात यह थी कि इसमें खिलाड़ी 35 साल से लेकर 90 साल तक के थे। इन गेम्स में महिलाओं का भी दबदबा देखने को मिला। उन्होंने भी अपने नाम कई मेडल किए। इस चैंपियनशिप में अलग अलग तरह की दौड़, जंप और शॉटपुट, जेवलिन थ्रो जैसे गेम्स थे जो एथलीट्स की कैटेगरी में आते हैं। करनाल से 46 खिलाड़ियों ने 54 मेडल पर कब्जा किया, जिसमें कि 86 साल के ये बुजुर्ग इन्होंने कमाल कर दिया। कहते हैं प्रतिभा को सिर्फ मौके की तलाश होती है। प्रयागराज में रहने वाले सुरेश कुमार ने अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाया है। वो अल्टीमेट खो-खो प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। ये खो-खो प्रतियोगिता महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी। एक दौर था जब सुरेश मनरेगा योजना के तहत मजदूरी किया करते थे, मगर उनका मन खेल में रमता था। वो मजदूरी के साथ नजदीक के स्कूल में खो-खो भी खेलते थे। वो लगातार मेहनत करते रहे और किस्मत ने भी उनका साथ दिया। उन्हें यूपी के लिए खेलने का मौका मिला। फिर वो अपनी काबिलियत की बदौलत आगे बढ़ते चले गए। आज वो ऐसे कई खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं जो अच्छी सुविधा ना होने के बावजूद कुछ नया करने का सपना देखते हैं। सर, मैं पहले मनरेगा में मजदूरी करता था और मैं 2 साल तक लगातार मनरेगा में मजदूरी किया। उसके बाद सर मैं मनरेगा में मजदूरी करने के साथ साथ मैं खेलने में भी अपना टाइम निकाल के खेलने जाता था। जो काम मुझे 4 घंटे में करना चाहिए था वो हमने 2 घंटे में करके, ताकि मेरी प्रैक्टिस न छूटे, इसीलिए मैं वहाँ पे जाता था। अभी उसके बाद फिर मेरे मेहनत का ही नतीजा है कि मैं मतलब कि काम करके वहाँ जाता था, खो खो भी खेलता था। उसके साथ साथ अभी अल्टीमेट खो खो लीग हुई हाल ही में, तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने मुझे अपने टीम के साथ जोड़ा और वहाँ पे मुझे खेलने का चांस मिला। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जहां बड़ी संख्या में छात्र मंदिर में उमड़ पड़े। यह तस्वीर बिहार के दरभंगा से सामने आई है, जहां मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा के आखिरी दिन परीक्षा देने के बाद परीक्षार्थियों का यहां के प्रसिद्ध श्यामा माई के मंदिर में तांता लग गया। आपको बता दें कि मंदिर पहुंचकर परीक्षार्थियों ने दर्शन पूजन कर अच्छे नंबरों से परीक्षा पास करने की मन्नत मांगी। मंदिर का पट बंद होने के बावजूद परीक्षार्थियों की भीड़ देखकर मंदिर प्रशासन भी मुस्तैद हो गया और फिर उसकी तरफ से परीक्षार्थियों के पूजा पाठ से लेकर प्रसाद चढ़ाने में उन्होंने मदद की। तो दरभंगा में आपको हम बता दें कि श्यामा माई मंदिर जो है इनकी काफी मान्यता है और दूर दूर से यहां पर लोग आते हैं। काली जी का ये बेहद प्रसिद्ध मंदिर है और यहां पर दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पहुंचते हैं। इसीलिए यहां पर जितने भी अभी परीक्षार्थी हैं वो यहां पहुंचे कि एग्जाम्स में चलिए बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि अमेरिका के ऑलियंस शहर मार्डी ग्रास महोत्सव के रंग में रंगा नजर आया। आयोजकों ने कोरोना महामारी के बाद पहली बार हो रहे इस महोत्सव में पूरा शहर मौज मस्ती में डूबा नजर आ रहा है। लोग महामारी में हुई परेशानी, नुकसान और गम को भूलकर झूमते गाते यहां पर फेस्टिवल के दौरान नजर आए। तो इस फेस्टिवल की रंगारंग तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक वो समय था जब कोरोना के कारण तमाम खुशियों पर एक प्रकार से कर्फ्यू सा लग गया था, पाबंदी लग गई थी, लेकिन अब वो समय जा चुका है। न्यू ऑरलियंस में इस फेस्टिवल की शुरुआत 1857 में हुई थी और पहली बार परेड में झांकियों को शामिल किया गया था। महोत्सव का मुख्य आकर्षण परेड के दौरान निकाली जाने वाली झांकियां ही होती हैं।